हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लासेस में अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर के 2 पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपन। एक तो अपन कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के डिस्कस, जो कि लास्ट ही क्लास में किया था, और लास्ट क्लास में मैंने मैथमेटिकल के भी कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, तो आज जो है अपन कुछ थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपका लास्ट पेपर है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम थर्मोडायनेमिक्स के बता दो, पर आप लोग थोड़ा पेशेंस नहीं रखते हो। मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है ना, वैसे ही मैं आप लोगों की वीडियो बना लेती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। मेरा यही है, आप ऐसा मत सोचा करो कि मैम वीडियो नहीं डाल रही है। तो मेरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो डालना प्रीवियस वीडियोज़ के रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा थोड़ा टाइम इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई होती है। ठीक है ना, तो इसलिए तो आज मेरे को जैसे ही टाइम मिला तो अपन थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में आपको 50-60% करना है, लेकिन फिर भी मैं ऑल ओवर आपका जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उनमें भी आपको अगर लगे कि आप, मैं बताती जाऊँगी आपको कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किन को आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो अगर टाइम की कमी है तो। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सबसे पहले तो देखो, जो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है ना, वो तो आपको करके ही जानी है, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। फिर भी हो सकता है कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा ये लोग कम रखें कोरोना की वजह से, तो प्रीवियस जो आपने पढ़ी हुई आपकी नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ है, लॉ कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो ये लॉ, सॉरी जीरो फर्स्ट सेकंड, एक तो जीरो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है। ठीक है, एक थर्ड लॉ भी है, वो अपन उसको तो ढंग से ही पढ़ के जाना जरूरी है। ठीक है, उसको मैं आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगी आपको। तो ये बेसिक है आपके थर्मोडायनेमिक्स का, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये तो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको इसी में समझ लो, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझ लो इसको। ठीक है, दूसरा है आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, बाकी और जो प्रोसेस थे, जैसे समतापीय प्रक्रम है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, यानी कि समदाबीय, समायतनिक, रुद्धौष्म यानी कि एडियाबैटिक, इन सबको मैं डिस्कस कर चुकी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आप प्लेलिस्ट में देख लेना, वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये वहाँ पे मैं डिस्कस कर चुकी थी। ठीक है, बाकी आपको वो तो करके ही जाने हैं सारे, जो मैंने बताई थी बेसिक डेफिनेशंस। उसमें मैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल को भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था। बाकी आप देख लेना, गैस को, आइडियल गैस किसी सिलेंडर में भरी हुई हो तो किस तरीके से उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम बनेंगे। तो ये सिंपल टॉपिक है, इनको तो बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, इस पे क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें आप, यूनिट फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। सबसे पहले तो आपको कुछ और डेफिनेशंस ध्यान रखनी है। जैसे एक है अभिगम्य अवस्थाएं, एक्सेसिबल स्टेट, कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ करके जाना। एक तो है एक्सेसिबल स्टेट्स, एक्सेसिबल स्टेट्स बोले तो अभिगम्य अवस्थाएं। अभिगम्य अवस्थाएं, आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको बुक में मिल जाएगी कि वो सूक्ष्म अवस्थाएं जो स्थूल प्रक्रमों पर सारे नियम लागू होते हैं, वो वाली अवस्थाएं जो होती है वो सारी सूक्ष्म अवस्थाएं अभिगम्य अवस्था कहलाती हैं, जिन पर स्थूल निकायों पर लगने वाले सारे नियम लागू होते हैं। ठीक है, आप बुक में से पढ़ोगे आपको सारे जो है मिल जाएगी। ठीक है, जब किसी ने पढ़ाई नहीं की है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कोई काम के नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के लिए काम के हैं, ये बात मैं हर क्लास में बोलती हूँ इसीलिए। ठीक है, अगर कोई बच्चा पूरी साल नकारापंथी करके और फिर अब ये सोच रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके मैं निकाल लूँगा, तो भाई नहीं निकल सकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है ना, तो अभिगम्य अवस्था है, ये कुछ डेफिनेशन पढ़ करके जाना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की डेफिनेशन विद एक्सपेरिमेंट तो है ही आपका। एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है इसमें, बस वो एक आदर्श गैस एक सिलेंडर में भरी हुई है, पिस्टन ऊपर नीचे जाता है, तो वो थोड़ी बहुत पॉइंट्स हैं इसके, वो पढ़ करके जाना। ठीक है, अभिगम्य अवस्था पढ़ करके जाना। इसके अलावा आप पढ़ करके जाना डेफिनेशंस में, और मैं बता देती हूँ आपको, मैंने इसमें डेफिनेशन लिखी नहीं, विहित समुच्चय, कैनोनिकल एंजेम्बल की पढ़ के जाना। कैनोनिकल एंजेम्बल, ये आपको पता होना चाहिए। कैनोनिकल एंजेम्बल को हिंदी में बोलते हैं विहित समुच्चय। ठीक है, यानी कि जो इस रूल को फॉलो करते हैं, e⁻ का बीटा ei, और अभिगम्य अवस्थाएं भी होती हैं, है ना, वो विहित समुच्चय कहलाते हैं। आपको बुक में मिल जाएगा ये सारा। ठीक है, और आपको कुछ डेफिनेशंस में बता देती हूँ। और है जैसे ये प्राचल क्या होते हैं, है ना, स्थूल अवस्था क्या होती है, सूक्ष्म अवस्था क्या होती है, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स, डेफिनेशन। ठीक है,
हालांकि ये टॉपिक आपका माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट 4th यूनिट में आता है, वो डिटेल में आता है, लेकिन 1st यूनिट में आपका थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह है, तो ये पढ़ करके जाना। माइक्रो मतलब सूक्ष्म अवस्था और मैक्रो मतलब स्थूल अवस्थाएं, ठीक है, स्टेट्स मतलब अवस्थाएं, तो ये पढ़ करके जाना आप, ठीक है। 2-4 डेफिनेशन है, ये स्टार्टिंग है थर्मोडायनेमिक्स की, तो इस पर छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके छोटे क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो उनमें से अपन नंबर ले सके, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब आइए बड़े बड़े क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एक टॉपिक है सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद हीट रिजर्वर, ठीक है, सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद हीट रिजर्वर, यानी कि हीट रिजर्वर मतलब ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय, वो पूरा पढ़ करके जाना आप, ठीक है। आपको बुक खोलोगे, आपको जहाँ पे भी आपके नोट्स हैं वहाँ पे ये टॉपिक मिलेगा आपको, कि किसी भी ऊष्मा भंडार, हीट रिजर्वर मतलब ऊष्मा भंडार, उसके संपर्क में कोई निकाय या कोई तंत्र है, तो उसका आपको पूरा डिटेल पढ़ के जाना। मैं बता देती हूँ उसके डिटेल में भी आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो, एक तो आपका कैनोनिकल एंसेम्बल तो है ही, ये जो आपका कैनोनिकल एंसेम्बल है ना, ये तो है ही आपका वेद समुच्चय। इसके अलावा आपको पढ़ करके जानी है इसमें प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, प्रायिकता पढ़ करके जाना, जिसका ये आपको पता होना चाहिए, e⁻⁻β समेशन में, है ना। ये प्रोबेबिलिटी का एक एक्सप्रेशन निकाल रखा होगा उसमें, वो पढ़ करके जाना है आपको, ठीक है। सी और है इसके साथ, समेशन नहीं है, ये तो पार्टीशन फंक्शन में आता है, सी है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वाला पढ़ करके जाना। दूसरा आप पढ़ करके जाना, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। एक तो है आपका पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन हिंदी में बोलते हैं समवितरण फलन, ठीक है। इसका ये एक्सप्रेशन पढ़ करके जाना आप, निकालने के लिए आता है z = e⁻⁻β कैसे निकाला है ना, ये देख करके जाना इसका डेरिवेशन। इसके अलावा इसमें पढ़ करके जाना आप एनर्जी का, मीन एनर्जी। मैं एक्सप्रेशन भी बता रही हूँ आपको, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कौन सा है, कौन से टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मैं एक्सप्रेशन भी साथ में लिख रही हूँ। एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी, E0 माध्य ऊर्जा, n/k⁴ del/t और ln z। ये कैसे निकालिए, ये कई बार डायरेक्टली सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए बता रही हूँ। एक आपको पढ़ करके जानी है इसमें हीट कैपेसिटी बोले तो ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता का आपको पढ़ करके जाना है। एक्सप्रेशन है ये C = CV n/kT², ठीक है, और Δ2/Δβ² और साथ में है ln z, ठीक है। और इनके फॉर्मूला मतलब ये याद भी होने चाहिए, आपको सिद्ध करना तो आना ही चाहिए इनको, ये आपको याद भी होने चाहिए साथ के साथ कि ये है क्या, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, पिछली क्लास में मैंने बोला था, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड फॉर्मूला बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स भी करके जाने हैं आपको, ठीक है ना। मैं शुरुआत में ही मेंशन कर रही हूँ ये वाली चीज़ आपको, ठीक है ना। तो ये आपको, ये हो गए क्वेश्चन आपके। अभी और भी हैं यूनिट 1 के क्वेश्चन, आप देखो। इसके अलावा आप थोड़ा, अगर आपके पास टाइम है तो एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज और गिब्स एनर्जी के एक्सप्रेशंस भी पढ़ करके जाना। मैं बता देती हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया ना, देखो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग का समझ में आ गया, पार्टीशन फंक्शन और एनर्जी, फिर आपको हीट कैपेसिटी निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे आगे जाके हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, ये निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस स्टार्टिंग की 1-2 चीज़ समझ में आनी चाहिए, बाद की इन्हीं पे बेस निकल करके आएंगी। बात समझ में आ रही है? तो इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, 2-4 चीज़ें आप स्टार्टिंग की करोगे तो आपका लिंक भी बन जाता है और चीज़ें समझ में भी आने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इनके अलावा इसी क्वेश्चन नंबर 3 में ही पार्ट बता रही हूँ अभी मैं, है ना। देखें, नेक्स्ट है आपका मीन एनर्जी हो गया, ये हो गया एंथैल्पी। एंथैल्पी पढ़ के जाना। एंथैल्पी का ये एक्सप्रेशन H = NKT1 + T del/t ln z, ठीक है, ये पढ़ के जाना। इसके अलावा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा जो है, उसके लिए एक्सप्रेशन है आपका
F इज इक्वल टू, देखो आपके ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, थोड़े से हैं, तो अपन क्यों रिस्क लें, पढ़ जाना इनको। हालांकि आपके हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे जाकर भी आपके फर्स्ट यूनिट में ही BSc पार्ट में जो है डिटेल में आएंगे विद थ्योरी, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक का। बात समझ में आ गई? तो पढ़ के तो जाने ही पड़ेंगे, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़, एंथैल्पी, इन पे से एक क्वेश्चन आता ही है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू -NKT ln Z प्लस NKT, बस इसमें NKT ऐड हो जाता है, यानी कि ये जो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी है उसमें आप NKT ऐड कर दोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी। तो एक्सप्रेशन सिंपल से है, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कार्नो साइकिल, जो मैंने आपको करवा भी रखा है और मैं पूरा भी करवा दूंगी, कार्नो इंजन एंड साइकिल। देखो अब कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल, आप जैसे कार्नो साइकिल पढ़ते हो ना तो उसमें आपको कार्नो इंजन भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, लेकिन ध्यान देना, नहीं सॉरी, इंजन आप पढ़ते हो ना नॉर्मली, इंजन जो मैंने शुरुआत में टॉपिक पढ़ाया था आपको, हीट इंजन से आपको कार्नो साइकिल आराम से समझ में आ जाता है। समझ में आ गई? कुछ भी नहीं आ जाता, सिंपल सा ये, मैं अभी जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर के जाऊंगी ना उसमें कार्नो साइकिल कंप्लीट करवा लेंगे अपन, ठीक है। उसमें भी मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पता है क्या है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। इस पे क्वेश्चन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, ये ध्यान रखना। एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन यानी एफिशिएंसी मतलब दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता का कौन सा फॉर्मूला वो भी बता देती हूँ। ईटा इज इक्वल टू, इस पे या तो न्यूमेरिकल आएगा या ये सिद्ध करने के लिए आएगा, गामा -1, ये वाला जो है ना, ये सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। देखो ये पूरा आपको पता होना चाहिए, कार्नो साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा और पता है बड़े नंबर्स का आएगा। समझ में आ रही है? ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे आप इस वाले क्वेश्चन पे। समझ में आ गई? ठीक है। कई बच्चे होते हैं कि वीडियो को कई बार पूरा देखे बिना कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो ना तो पहले उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखा करो, उसमें मैं बहुत सारे डाउट्स आपके ऑलरेडी क्लियर कर देती हूँ। जो चीज़ मैं क्लियर कर चुकी होती हूँ ना वीडियो में, कई बच्चे वही चीज़ पूछते हैं, ठीक है। वो इसी का नतीजा है क्योंकि वो जल्दीबाजी में रहते हैं, पता नहीं उनको किस चीज़ की जल्दी है, पढ़ाई उन्होंने की नहीं, ठीक है। अब आते हैं भगते से देखते हैं वीडियोस को, इससे अच्छा कम से कम आप कम टाइम में पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो कम से कम उस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है ना। तो पूरा देखा करो, फिर डिसाइड किया करो कि क्या पूछना और क्या नहीं पूछना, इस चीज़ का ध्यान रखा करो। तो ये कार्नो इंजन, कार्नो साइकिल और उसकी एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन का ये वाला एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से निकलता है आपका ये जो 1 - T2/T1 निकालते हैं ना, ये भी एफिशिएंसी का है। और एक एफिशिएंसी में आपको हीट इंजन में भी निकलवा चुकी हूँ, हीट की फॉर्म में 1 - Q2/Q1। इन पे सब पे या तो क्वेश्चन आता है पूरा थ्योरी का या फिर न्यूमेरिकल आता है। कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल पे तो क्वेश्चन बनता है थ्योरी का और इन पे बनता है जनरली न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला बेस तो एक भी न्यूमेरिकल छोड़ के नहीं आना, क्योंकि न्यूमेरिकल की पता है खास बात क्या होती है, टाइम कम लेता है, नंबर पूरे लेकर आता है, ठीक है। थ्योरी में तो क्या होता है 4 पन्ने लिख करके आते हो तो भी नंबर हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं काट ले और टाइम पूरा लेता है। समझ में आ रही है? तो न्यूमेरिकल्स को अवॉइड मत किया करो, कम से कम सारे फॉर्मूला बेस करके जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आप ये करके जाओ, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के 2 स्टेटमेंट है। थ्योरी में वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक तो है क्लॉसियस का कथन और एक है केल्विन प्लांक का कथन, ठीक है। वो पढ़ करके जाना आप। एक तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट यानी कि कथन, कौन से 2 कथन पूछे जाते हैं, एक तो है केल्विन प्लांक और एक है आपका क्लॉसियस। दोनों के कथन, केल्विन प्लांक का कथन पढ़ करके जाना है और क्लॉसियस का कथन पढ़ करके जाना है पूरा। कम से कम 2 पेज का है, ध्यान रखना। आधे एक पेज पे तो ये आता है क्योंकि उसमें डायग्राम वगैरह भी है, क्लॉसियस का भी कथन आता है, इसका डायग्राम वगैरह। तो कॉपी जो एग्जाम की कॉपी है ना उसकी कम से कम 1.5 से 2 पेज भरेंगे, तो ये लगभग 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके ये वाला, और आता है, ठीक है, अल्टरनेटिव ईयर्स में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक तो आप नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। जो नाम की जितनी भी होती है ना
फिजिक्स में भी वही इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है और केमिस्ट्री में भी। आपकी केमिस्ट्री में भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो नाम के बेस पे होती है, जैसे वुड्स रिएक्शन है ना, और फ्रैंकलिन रिएक्शन है। ऐसे मेरे को तो ध्यान तो नहीं है, लेकिन जो 2-4 चीज़ें नाम ध्यान है, तो जो नाम पे बेस्ड होती है ना, किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड होती है, वो सारी इक्वेशंस फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होती है, उन पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और दूसरा केमिस्ट्री में भी वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन, ये पूरा है आपका क्लॉसियस क्लेपेरॉन का। स्पेलिंग देख लेना अगर मेरे से कुछ गलत हो गया हो तो, ठीक है। क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कौन सी वाली है ये देख लो आप, dp/dt। इस पे न्यूमेरिक क्वेश्चन आता है भाई, न्यूमेरिकल आता है, L12 वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है ये, ठीक है, T V2 - V1, ठीक है। ये पूछी जाती है, सिद्ध करने के लिए भी आती है और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। जब मैंने एग्जाम दिए थे तो इस पे न्यूमेरिकल आया था, मुझे याद है। बहुत सारी चीज़ें, कई चीज़ें देख के याद आ जाती हैं, ठीक है। तो मुझे याद है इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया था। सिंपली आपको या तो वॉल्यूम में चेंज दे देगा, या वॉल्यूम में चेंज पूछ लेगा, प्रेशर में चेंज पूछ लेगा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो हमें इसमें से ज़्यादातर चीज़ें देख करके एक चीज़ आपसे पूछ लेगा, तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, तो आप उसको कर लोगे आराम से। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन को ड्राइव करना भी आना चाहिए और उस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करना भी आना चाहिए। 2-4 एग्जाम्पल देख करके जाओगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ गई, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन यानी कि कला रूपांतरण, नहीं कला नहीं बोलेंगे यहाँ पे, फेज का, फेज से मतलब यहाँ पे है अवस्था, अवस्था रूपांतरण, कला नहीं, अवस्था रूपांतरण, यानी कि बर्फ का गैस में चेंज, फिर द्रव में। तो आप त्रिक बिंदु पढ़ा होगा ना आपने, कैसे करके ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे करके ग्राफ आता है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं, उसको त्रिक बिंदु कहते हैं। तो उस पर एक टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है, 12th बेस का है, आराम से कर लोगे और पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। समझ में आ गई, तो ये टॉपिक कर करके जाना, त्रिक बिंदु का, जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों क्या होते हैं, साम्य अवस्था में होते हैं। तो ये फेज ट्रांजिशन उससे रिलेटेड टॉपिक है, आप देख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। मैक्सवेल इक्वेशंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कार्नो साइकिल इंपॉर्टेंट था, बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर स्कोर करता है, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़े नंबर लाएगा, पूरा कर करके आना इसको, ठीक है। 50-60% में ऐसे बड़े क्वेश्चन करके आओगे ना तो पूरे नंबर मिलेंगे कम मेहनत में ही, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मेरे हिसाब से वो 8 था, है ना, ये 9 है, देख लेना नंबर आप। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है। 4 इक्वेशन है आपकी मैक्सवेल की और उनके 3 एप्लीकेशन है। तो मैक्सवेल इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज उनके एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे कोई भी 2 इक्वेशन डिराइव करवा ले, ठीक है। हो सकता है आपको पर्टिकुलर आपको दे दे कि भाई ये एप्लीकेशन बताओ, मैं भी बताऊंगी आपको कौन सी एप्लीकेशन है। मैक्सवेल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, ठीक है। सबसे पहले तो सुनिए, मैक्सवेल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस में आपको बुक में से बता देती हूँ कौन कौन सी इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल इक्वेशन में। देखो ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन, मैं आपको याद भी दिला देती हूँ, del T/del V, है ना, जिसमें आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है, और माइनस del P/del SV, ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। सेकंड देखें, सेकंड है आपकी ये वाली del S/del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू del P/del TV, समझ में आ गई, ये सेकंड है आपकी। थर्ड देखें, थर्ड पता तो होंगी आपने जो अगर पढ़ाई की है तो, थर्ड है, और ये याद भी होनी चाहिए भाई, del T/del P एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू del V/del S एट कांस्टेंट प्रेशर। और फोर्थ है आपकी ये वाली del S/del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू del V/del T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये 4 आपको डराइव करनी आनी चाहिए, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, थोड़ा सा क्लमजी लगता है स्टार्टिंग में जब आप नया उसको पढ़ते हो तो, अदरवाइज आप 1-2 बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा डेरिवेशन है, ठीक है। नंबर अच्छे लेकर के आएगा ये, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन ये आपको याद भी होनी चाहिए,
ठीक है ना। याद करने का आप अपना मैटर, अपना तरीका निकाल लो, क्योंकि अलग अलग बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं इनको याद करने के। थोड़ा सा क्रिटिकल है याद करने में, कहाँ एंट्रोपी, कहाँ वॉल्यूम, कहाँ प्रेशर, थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन और मैक्सवेल इक्वेशन हो गई 4, इनमें से पूछी जा सकती है कोई सी भी, मतलब ये तो मत करो कि आप टेंशन की चारों पूछेगा, कभी भी 2 या 1 या 2 आपसे सिद्ध करवाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन देखो, 3 एप्लीकेशन है इसके, तीनों पढ़ के जाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं किसी को भी एक को भी कम या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है, तीनों में से हर आता ही रहता है। देखो पहला तो है आपका क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब ध्यान देना, अब कंफ्यूज मत होना ये कि मैडम ने पहले भी बता दी और अब भी बता रही है। देखो भाई, एक तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आपका अलग से इंडिविजुअली डेरिवेशन है, ठीक है, और एक मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज करके निकालनी है। समझ में आ रही है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इनको निकालने में मैक्सवेल इक्वेशन काम में आएंगी। अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का मतलब यही तो होता है। समझ में आ गई। तो पहले तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव करना आना चाहिए, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव करना आ गई तो ये आपको 3 एप्लीकेशंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गई। तो ये क्लॉसेस, अगर वो आपसे कहे कि मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करते हुए क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन निकालो, तो ये वाला डेरिवेशन करोगे, अदरवाइज वो जो इंडिविजुअल वाला है वो वाला करोगे। बात समझ में आ गई। तो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है एक तो आपकी, सेकंड है आपकी निकालने। देखो इक्वेशन वही है जो भी लिखवाई थी ना, dp/dt इज इक्वल टू L12 अपॉन v2 माइनस v1, ठीक है। और यहाँ पे आगे भी कुछ था, ठीक है, मैं भूल गई, टी टेम्परेचर था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये इक्वेशन आपको किसको यूज करके निकालनी है, मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो ये है रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कोफिशिएंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो गैसों के रुद्धौष्म और समतापीय प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात, ठीक है, रेशियो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कोफिशिएंट्स, ठीक है। क्या है रेशो, ये वाला ES/ET इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू गामा, ये वाला, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। ये देखो, ये इलास्टिसिटी का ES का है, ये तो किसका है, एडियाबैटिक का। आइसोथर्मल के लिए ET है, तो इन दोनों का रेशो हो गया ना, एक तो एडियाबैटिक का और एक आइसोथर्मल का। जहाँ T है ये आइसोथर्मल का यानी कि समतापीय, और ये है रुद्धौष्म का। CP/CV क्या होती है, CP क्या है, विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता है एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और गामा तो आप ऑलरेडी जानते हैं, और रेशो है, दोनों की निष्पत्ति है, यानी कि रेशो अनुपात है। तो ये आपको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है पेपर में। समझ में आ गई। तो दोनों का रेशो ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कोफिशिएंट, समझ में आ गई। और कैपिटल ई बता रहा है इलास्टिसिटी को, यानी कि प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता के लिए गुणांक है ये वाले, ये प्रत्यास्थता का रुद्धौष्म के लिए है, ये प्रत्यास्थता का आइसोथर्मल के लिए। समझ में आ गई। सिद्ध करने के लिए आता है। नेक्स्ट है आपका जूल थॉम्सन प्रसार, जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। ये आपका देखो, अब ये जूल थॉम्सन एक्सपेंशन यूनिट सेकंड में आपका इंडिविजुअल टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आपको जूल थॉम्सन का जो कोफिशिएंट निकालना है वो यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन करके निकालना है। बात समझ में आ गई। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए अलग से सेपरेटली हर एक टॉपिक को डिटेल में खोल के बता रही हूँ कि इसमें क्या कितना करके आना है। बात समझ में आ गई। तो जूल थॉम्सन में आपको कोफिशिएंट ही निकालना है बेसिकली। मैं बता देती हूँ कौन सा वाला निकालने के लिए आपके पास पूछा जाता है। देखो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का म्यू एच इज इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी एच इज इक्वल टू 1/CP। ये डिराइव करने के लिए आ जाता है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल समीकरण को यूज करते हुए जूल थॉम्सन का प्रसार का जो गुणांक है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालो, ठीक है। उसके कुछ तीन इसकी वो हैं कंडीशंस, जिसमें इन्वर्जन टेम्परेचर भी आता है। यही का यही सेम टॉपिक आपका यूनिट सेकंड में भी है, बस वहाँ पर फर्क इतना है कि वहाँ पे हम जूल सरंद्र डॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, तो वो एक्सपेरिमेंट वहाँ पे पूछा जाता है जनरली। और जूल थॉम्सन इफेक्ट अगर यहाँ पे पूछ लिया तो वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है। तो कुल मिला के अगर आप वो यूनिट सेकंड में वो टॉपिक करके जाओगे ना, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट का पूरा, तो उसमें ये वाला भी है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा अपन मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ करते हुए निकालेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ बेसिक से कॉमन टॉपिक्स हैं यूनिट फर्स्ट में भी और कुछ यूनिट सेकंड में भी है।
तो उनको मत छोड़ करके जाना क्योंकि 2 यूनिट कवर होंगी उससे, ठीक है। तो इसमें तो ये है। इसके अलावा देखें ये आपका, देखो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से आप क्या छोड़ सकते हो और क्या नहीं छोड़ सकते हो वो आप डिसाइड करोगे, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। इसके अलावा ये बाकी मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता दी थी ना, जो स्टार्टिंग में हेल्महोल्ट्ज, गिब्स, एंथैल्पी, ठीक है। इन एनर्जीज को, एक है आपकी केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक समीकरण है एक, केमिकल पोटेंशियल यानी कि रासायनिक विभव की, ठीक है। ये पढ़ करके जाना। देखो जब आप ये टॉपिक को पढ़ करके जाओगे तो इससे आपका जो स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन वाला था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ोगे ना इनको पढ़ोगे, यानी कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन का, मैक्सवेल का ये एप्लीकेशन पढ़ के जाओगे, ये वाला और ये वाला, तो इससे आपके इनके इंडिविजुअल टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रही है? तो ये सारा आपका यूनिट फर्स्ट का था। आप ये मत सोचना कि इसमें इतने सारे क्वेश्चन बता दिए यूनिट फर्स्ट में से क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट ही वही है। 2 यूनिट सबसे बड़ी है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट फोर्थ। समझ में आ गई? तो मैंने आपसे यही कहा था कि 4 में से 2.5-3 यूनिट करके जा रहे हो तो उनको तो कम से कम ढंग से कर करके जाओ। समझ में आ रही हो? मैं तो क्वेश्चन 4 के बता रही हूँ, फिर उसमें से आप कर जाओ 3-3.5 यूनिट के पूरे ढंग से कर जाओ, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं तो पूरा ऑल ओवर लेकर के बता रही हूँ कि आपको कोई चीज़ ऐसी ना हो जो छूट जाए, ठीक है ना। तो आपको ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो ये ध्यान रखना, ये हो सकता है कि इनमें से ये क्वेश्चन इस साल नहीं आया तो अगली साल आएगा। समझ में आ रही है? तो मैं सारे बच्चों को पूरे बिग पिक्चर देख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ये नहीं देख रही कि सिर्फ आप सेकेंड ईयर हो, मैं ऑल ओवर जो सेकेंड ईयर जो आने वाली है उनको भी देख रही हूँ। तो ये सारे हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते ही हैं, हर 2-3-4 साल में रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? तो इनको छोड़ के नहीं जाना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप यूनिट सेकंड में, देखें उसमें इतने क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। यूनिट सेकंड, यूनिट फर्स्ट बड़ी भी है और इसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, और बड़े बड़े टॉपिक बताए ना वो तो सारे कर जाओ जो बड़े नंबर लेकर के आएंगे, जैसे मैक्सवेल है, ये लास्ट का ये हेल्महोल्ट्ज, केमिकल पोटेंशियल है ना, ये कर जाना। एक आपको क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ज़रूर कर जाना, ठीक है। एक कार्नो इंजन पूरा कर जाना। तो ये टॉपिक तो छोड़कर ही नहीं जाने हैं, क्योंकि ये बड़े वो टॉपिक है जो छोटे टॉपिक्स को भी कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में देखो फिर से क्वेश्चन नंबर, ये आपका शायद मेरे यहाँ पे 10 हो गए थे, 11 क्वेश्चन है। जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो अभी मैं बात कर रही थी ना, बस वहाँ पर वो आपको क्या करना है, मैक्सवेल इक्वेशन को यूज़ करके निकालना है, और वो टॉपिक यहाँ पे है। बस यहाँ पर ध्यान रखना ये डिटेल में है, ज़्यादा डिटेल में, वो वहाँ पे केवल एप्लीकेशन के फॉर्म में था। इसमें ध्यान रखना जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सरंद्र डॉट प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इसमें आपका कोफिशिएंट भी पूछेगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट वही वाला जो मैंने अभी पिछले लिखा था ना, वही वाला म्यू एच, ठीक है, ये आपको निकालना है। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है ज़्यादातर इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी कि उत्क्रमण ताप हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमण ताप। समझ में आ गई बात? तो ये करके जाना आप इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखें, लिक्विड हीलियम। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके छोड़ दिए हैं, केवल वही लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड सेकंड पूरा पढ़ के जाना। लिक्विड हीलियम फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। डायग्राम और ग्राफ जो है वो सारे बना करके आने हैं और ढंग से करके जाना। देखो 4 में से 3 ही करो, पर 3 बेस्ट करो। मैंने आपसे यही वाली बात उस दिन लाइव में भी बोली थी। समझ में आ गई? ठीक है। इसके अलावा देखें नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट हीट थ्योरम, हीट थ्योरम एंड थर्ड लॉ। यहाँ आता है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ ऑफ थर्मो, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम इधर आता है नर्स्ट इक्वेशन में। समझ में आ गई? तो इसको कर जाना, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये करके जाओगे ना तो भी क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन नर्स्ट थ्योरम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखें
आपका ये तो ए पार्ट में से तो ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब यूनिट सेकंड के ए पार्ट में 3 पार्ट है यूनिट सेकंड के, ए बी और सी, एटलीस्ट आप 2 पार्ट तो ठीक से करके जाओ उसके, ठीक है ना। बी पार्ट में इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ तक का आपका ए पार्ट हो गया, कंफ्यूज मत होना, पूरा दिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 14 से इसी का पार्ट बी, क्वेश्चन यूनिट सेकंड का पार्ट बी, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण फलन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। कौन सा है मैं बता देती हूँ। डीएनसी ये डिराइव करने के लिए पूछा जाता है 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय 2 के टी सी स्क्वायर और डी सी, ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। इसमें देखो, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी यानी कि माध्य, एवरेज स्पीड माध्य वेग का एक्सप्रेशन, जब आप इसको पढ़ोगे ना, इसको डिराइव कर लोगे तो आप इजीली इसको निकाल पाओगे। माध्य वेग या माध्य गति कह लो, ठीक है। एक्सप्रेशन होता है उसका वी बार, ठीक है। कितना होता है 8 kT अपॉन पाई एम, ठीक है। पूछा जाता है ये। एक पूछा जाता है आपसे आरएमएस स्पीड, ठीक है। आरएमएस स्पीड वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 kT अपॉन एम, ठीक है। एक आती है मोस्ट प्रोबेबल, अधिकतम संभाव्य ऊर्जा, एनर्जी स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम संभाव्य गति, है ना। VMP भी बोल देते हैं मोस्ट प्रोबेबल, और ये होती है √2 kT अपॉन एम, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, तो उसी में ये एप्लीकेशन की तरह है, ये 3 आप इजीली निकाल पाओगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा है तो कर लोगे एग्जाम टाइम में। बाकी उन बच्चों ने जिन्होंने इसको पहले से नहीं पढ़ा, अभी मत पढ़ने बैठने, इसको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। लेकिन फिर भी आप इनको देख लेना, अगर शॉर्ट नोटिस पे हो पाए तो ये देख लेना। स्पीड जरूर देख जाना सारी, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और आरएमएस स्पीड। बात समझ में आ गई। बाकी मैक्सवेल वाले वही करके जाना जिन्होंने पहले पढ़ाई की है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। ऐसे टाइम पे जो नए टाइम पे जो एग्जाम का टाइम है उसमें नए टॉपिक मत उठाओ, तो इस टाइम पे तो सरल टॉपिक भी कठिन लगता है। समझ में आ गया, आपको पता ही होगा ये तो, ठीक है। इसके अलावा आपका ये पढ़ जाना आप एक तो, इसके अलावा पढ़ जाना लास्ट में लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत जो है ना, ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत, वो भी देख जाना। क्वेश्चन नंबर 15 आपका ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत। बात समझ में आ गई। ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत देखिए ना, टाइम है तो आपके पास, अदरवाइज सेकेंड यूनिट में मोर देन इनफ है ये, ठीक है। सी पार्ट आप चाहो तो, कोई अगर सेकंड पार्ट छोड़ना चाहता है तो मैं सी पार्ट के क्वेश्चन भी बता देती हूँ। सी पार्ट में आपको पढ़ करके जाना है, मीन फ्री पाथ पढ़ जाना, ठीक है। सुन लो, माध्य पथ, ठीक है, माध्य पथ पढ़ जाना एक तो आप, उसमें एक पढ़ जाना आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ, वो ठीक से पढ़ जाना। एक पढ़ जाना विस्कोसिटी, मतलब उसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं पार्ट सी में, वो पढ़ जाना अगर आप इनको छोड़ना चाहते हो, लेकिन वो नंबर में ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। इसमें बस यही टॉपिक है पार्ट बी में, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। इसके अलावा विस्कोसिटी है, उसमें शांता है, विसरण नियम है, ठीक है ना, तो ये पढ़ जाना आप, और थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ जाना, ठीक है। तो 5-6 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे सी पार्ट में। अगर कोई बी पार्ट को क्विट करना चाहता है तो सेकंड में 3 पार्ट है, बार बार बोल रही हूँ, 2 कम से कम करके जाना, ठीक है ना। तो ये आपके 2 यूनिट का डिस्कशन हो गया, ठीक है। अब रही आपकी 3rd और 4th यूनिट जो नई भी है आपको, ठीक है, तो वो आपको ठीक से करके जानी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 3rd और 4th के क्वेश्चंस बता दूंगी, और फिर अपना जो कार्नो साइकिल में जो अपना टॉपिक चल रहा था ना, एफिशिएंसी के बाद कार्नो साइकिल स्टार्ट करना है, ठीक है, वो अपन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर अपने पास जितना भी टाइम है उतने में अपन क्लासेस ले लेंगे और उतने में अपन पढ़ लेंगे। बाकी अपनी पढ़ाई जारी रखना, इन क्वेश्चंस को पूरा करके जाना, कहीं से नोट्स ले लो या बुक में से पढ़ लो, लेकिन पढ़ के जाना। 50-60% आप आराम से कवर कर लोगे अगर आप इन क्वेश्चंस को ठीक से देख करके समझ करके जाओगे तो। बाकी जब तक आपकी एग्जाम डेट, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ठीक है, कईयों में नहीं भी आई है, तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपके पास जो भी टाइम पीरियड अभी बचा हुआ है उसमें तो आप कम से कम ध्यान दे करके पढ़ लो। बाकी एग्ज़ाम होंगे, बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम एग्ज़ाम होंगे या नहीं, मैं लाइव में क्लियर कर चुकी हूँ, एग्ज़ाम होंगे सेकेंड ईयर के,
ठीक है। थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं, सभी के ख़त्म हो गए हैं थर्ड ईयर के सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तो सेकेंडरी के एग्ज़ाम होंगे, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अपनी तैयारी जारी रखना, जिनके एग्जाम अभी पास है वो अभी सेकंड 2 यूनिट तो करो थर्मो की, और बाकी की जो करा दिया वो कंप्लीट करो। बाकी के 2 यूनिट के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, और बाकी जो अपना बच रहा है टॉपिक्स अपन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, गुड लक, थैंक यू सो मच।